हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड है 08 उसका कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्रॉम यूनिट 1 टू लेके यूनिट 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज पेपर नंबर 1 जो जर्नल पेपर है, पेपर टू कॉमर्स जिसका कोड है 08 उसकी कंडक्ट की जा रही है यूट्यूब पे एंड इवन टेलीग्राम चैनल पे। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चल रही है। ऑलरेडी हमने इसमें काफी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसकी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। एनालिसिस, उसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक टेक्निक है जो एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज होती है। सिंपल चीज है, ये एक टेक्निक है, बेसिकली टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है एक कंपनी की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिसमें तीन चीजें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट होगी और कैश फ्लो, जो आपकी मेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट। इसको एनालाइज करने के लिए, इन तीन चीजों को एनालाइज करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज करते हैं। अगर इस एनालिसिस के मेन पर्पस की बात करें, अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, कुछ तो इसका पर्पस होगा ना। सो नंबर 1, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को असेस किया जाता है। यानी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन प्लस परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू रिवील होगी, पता चल जाएगा कि कंपनी की आज के टाइम पे क्या स्टैंडिंग है, क्या वो परफॉर्मेंस दे रही है और आने वाले टाइम में कितना बढ़ेगी। सेकंड, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स प्लस वीकनेसेस दोनों आपको पता चल जाएगी। तीसरा, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और लेंडर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प होते हैं। लाइक जो आपके कह लो बेसिकली जो आपके एक्सटर्नल, वैसे तो इसमें इंटरनल भी आ जाते हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ आप ये लगा लो, इन एक्सटर्नल लगाओ, उनको जो डिसीजंस हैं जो उन्होंने कंपनी को लेके प्रति लेने हैं वो इन्फॉर्म्ड होंगे, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे, फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही वो डिसीजंस लिए जाएंगे। सो ये तीन मेजर पर्पस है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर्व करता है। अब आगे आता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो एनालाइज किए जाते हैं, उनमें से प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले आती है बैलेंस शीट। कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को दिखाती है। यानी जो बैलेंस शीट होती है, इसमें कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी बनती है और इक्विटी क्या है, ओनरशिप होल्डिंग्स कितनी है। सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू हो गए, एक्सपेंसेस हो गए और नेट प्रॉफिट और लॉस जो कंपनी सफर कर रही है या उनको हो रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू रिवील किया जाता है। तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस में कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज कितने हो रहे हैं, दैट विल बी रिवील्ड थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। अगर एक इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई इन्वेस्टर है, he or she wants to invest in a company, तो उसको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है या नहीं। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग होगा तभी उसको उसके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग नहीं, इनफ स्ट्रांग है, तो उसको उसकी ना तो रिटर्न मिलेगी ना उसकी वेल्थ एप्रिसिएशन होगी। ये एनालिसिस उसको बताएगा कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, यानी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हो इसके थ्रू उसको पता चलेगा कि इज कंपनी इनफ प्रॉफिटेबल to repay him or help to grow his investments। क्या उसकी लिक्विडिटी ठीक है, आपको अगर टाइम आता है कंपनी टाइम आने पे रीपे कर पाएगी आपके इन्वेस्टमेंट को, क्या लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिवील कर देते हैं। अब बात आती है, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक टेक्निक है, इसको हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी तो टेक्निक्स होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा की टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। की टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ये तीन हैं, यानी जिसके रिगार्डिंग पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 आती है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स का कंपैरिजन करने और बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने का ये तरीका है। यानी इसमें डिफरेंट टाइप के रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं, करंट हो गया, लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी हो गया, डेट इक्विटी हो गया, ये सब आगे हम करेंगे भी। इन ये नंबर्स हैं, बेसिकली ये फिगर्स हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, इनको कंपेयर किया जाता है, इनको फाइंड आउट किया जाता है और आपको काफी इनसाइट्स मिल जाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। सेकंड आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जिसका दूसरा नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, जो पेपर में ये दो नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना है, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। कंपनी ने जो पास्ट में परफॉर्मेंस किया है उसके रिगार्डिंग डाटा होगा आपके पास, आप उसको कलेक्ट करो, उस पे एनालिसिस थ्रो करो, उससे डिटेल्स निकालो, इनसाइट्स निकालो और उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो। तीसरा आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एनालिसिस। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एनालिसिस डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट टाइम पीरियड्स के फाइनेंशियल डाटा का कंपैरिजन करना है। चाहे आप एक टाइम जो प्रेजेंट का टाइम पीरियड चल रहा है उसको वही अपने डाटा को दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म्स के डाटा के साथ या स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करो, या अपने ही प्रीवियस पीरियड के साथ अपने स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो, आपको रिवील हो जाएगा कितनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, पोजीशन है या परफॉर्मेंस एक बिजनेस दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल सुनो, ध्यान से समझना। अगर एक बैंक लोन देने से पहले किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा है तो वो रेशियो एनालिसिस करेगा जिसमें लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाएगी। ये तीन चीजें क्यों की जाएगी? अगर बैंक लोन दे रहा है उसको ये श्योरिटी चाहिए कि टाइम आने पे एक तो बैंक उस पे रीपेमेंट सही देगा, ईएमआई टाइम अपना बैंक को ये होगा कि जिस बंदे ने या फर्म ने लोन लिया उसकी जो ईएमआई बनती है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो टाइमली पे होंगी और एट द एंड अगर जो लोन का अमाउंट दिया है वो उसको वापस मिल जाएगा, यानी जो बैंक ने लेंड किया वो कस्टमर ने बीइंग अ फर्म क्या लो या इंडिविजुअल क्या लो वो रिटर्न करेगा। अब आगे चलते हैं, अब रेशियो एनालिसिस का जिक्र हुआ है तो रेशियो एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं रेशियो एनालिसिस बीइंग द फर्स्ट टेक्निक, इसको डिटेल में करते हैं। देखो रेशियो एनालिसिस एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमें एक बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन डेप्थ समझने में मदद करती है। अगर मैं इसका मीनिंग एक बार फिर बताऊं, रेशियो एनालिसिस एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा का कंपैरिजन किया जाता है ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी अच्छे से आप मेजर कर पाओ, उसके रिलेटेड इनसाइट्स आपको मिल सके। अगर मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंस बताऊं, देखो बीइंग अ मैथमेटिकल टेक्निक आप इसको यूज करके सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी फाइंड आउट कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंस होगी ना। देखो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो जो आपको डिसीजंस आपने लेनी है ये उसमें बहुत हेल्पफुल है, आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, खास करके मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को। सेकंड बात करें जो फाइनेंशियल हेल्थ को अगर आप जज करना चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट टूल है। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, यू कैन गो विद द रेशियो एनालिसिस बीइंग एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक। तीसरा परफॉर्मेंस ट्रेंड्स और इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई करने में आपको ये मदद करेगा, यानी आपकी परफॉर्मेंस में ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, आपका ग्राफ क्या स्टेबल चल रहा है, इंक्रीज हो रही है परफॉर्मेंस, डिक्रीज हो रही है, ये चीजें आपको इससे पता चल जाएंगी। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक कंपनी का करंट रेशियो, इसमें एक करंट रेशियो आता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अगर उसकी वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब है कि उसके जो करंट एसेट्स है उसके करंट लायबिलिटी से कम है। ठीक है जी, यानी जो कंपनी के एसेट्स है दैट आर लोअर देन द करंट लायबिलिटीज, जो लिक्विडिटी के लिए एक नेगेटिव चीज है। ठीक है जी, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर रेशियो एनालिसिस का जिक्र होता है, मैं आपको 4 मेन रेशियो बनाने जा रहा हूं जो पेपर में सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, या कह लो जो मेजर चीजें हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले अगर हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज, टाइप्स ऑफ रेशियोज, इसमें 4। नंबर 1 लिक्विडिटी, सेकंड
प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड सॉल्वेंसी एंड फोर्थ एफिशिएंसी। अब हम डिफरेंट टाइप्स के रेशियो के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जो शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी को बताते हैं। लिक्विडिटी जो आपकी शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी है, ये उसको बताएंगे। ठीक है जी, इससे स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या है? देखो ये रेशियोस ये बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो उनकी शॉर्ट टर्म देनदारियां, जो उनकी लायबिलिटीज है, उनको मीट कर सकती है, उनको वो टाइम पे रीपे कर देगी। दैट ये आपको लिक्विडिटी रेशियोस के थ्रू पता चलेगा। इसमें दो आ जाते हैं, एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया करंट रेशियो, सेकंड होता है इसमें क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम करंट लायबिलिटीज एंड अगर हम क्विक एसेट्स का देखें, आपने क्विक एसेट्स किस तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं? जो आपके करंट एसेट्स हैं, एक उसमें से आप इन्वेंटरी माइनस कर दो, एक उसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ये दो चीजें माइनस करने से आपको आपके क्विक एसेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, अगर एक कंपनी का करंट रेशियो 1.5 का है, इसका मतलब है उसके पास हर एक लायबिलिटी के अगेंस्ट 1.5 रुपीस के करंट एसेट्स हैं। यानी अगर जो करंट रेशियो 1.5 का है, जो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो अगर रुपीस 1 की लायबिलिटी है तो उसके पास रुपीस 1.5 के करंट एसेट्स है, जो ये क्लियरली रिवील करते हैं कि करंट लायबिलिटीज इजीली एक कंपनी पे कर सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको मैं आपको रफ कर देता हूं। देखो, अगर लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म पेमेंट की एबिलिटी बताते हैं, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो आपको प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बताते हैं। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये रेशियोस ये बताते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाएगा तभी प्रॉफिट फिगर्स सामने आएंगी। अगर मैं इसमें आपको कुछ कॉमन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस बताऊं, इसमें तीन में नंबर 1 जीबी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है जीबी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये बेसिकली परसेंटेज में आते हैं। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एंड तीसरा आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओए, जिसका फॉर्मूला है जो आपकी नेट इनकम है उसको आप अपने टोटल एसेट्स से डिवाइड कर लो, यानी आपके एसेट्स बीइंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो आपको कितना पैसा या कितनी इनकम जनरेट करके दे रहा है, वो आरओई आपको बता देगा। चौथा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। अगेन इसका क्या है? नेट इनकम है, जो उसको आप जो आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसके साथ डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, सो ये चार मेन है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपके चार मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जांपल सुनो, अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है, ठीक है जी, जो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो 20% है, इसका मतलब है कि हर एक 100 रुपए की जो सेल होगी उसमें 20 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं करने जा रहा हूं, टेक्निक्स को करते हैं रब। चलो जी, ये होप्सो आपको समझ आई गई है। अब हम तीसरा करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट ऑन करते हैं। अगर हम बात करें, ये रेशियोस ये बताते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में कैपेबल है या नहीं। देखो, शॉर्ट टर्म को लिक्विडिटी रेशियोस बता देंगे, अब लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस है वो लॉन्ग टर्म भी होंगी, वो हमें सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलेगा कि कंपनी इनको बियर अप कर पाएगी, इनको रीपे कर पाएगी या नहीं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आता है डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड सेकंड आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बेसिकली ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको डिवाइड कर दो, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी जो आप अपने सिक्योरिटीज पे का फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आप बेयर अप कर रहे हो,
लास्ट जो हमारा आता है एफिशिएंसी रेशियो, ये बेसिकली आपको एसेट यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट सिखाते हैं। एसेट यूटिलाइजेशन प्लस मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। सो इसको मैं आप कर रहा हूं, इसमें जो हमारे बेसिकली रेशियोज आते हैं, अगर इन दो मेन कॉमन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं या जिसमें से क्वेश्चन आने के चांस है, ये रेशियोज ये मैंने करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है या नहीं। अगर करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो रिजल्ट्स भी एज सच वैसे ही मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहले नंबर इंपॉर्टेंट आता है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी आप अपने टोटल एसेट्स को कितना यूज कर रहे हो और बदले में वो आपको कितना रेवेन्यू दे रहे हैं। सेकंड आता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे आपको एवरेज इन्वेंटरी की फिगर मिल जाएगी। सो बेसिकली ये दोनों ही मैंने एक एसेट को लेके एक इन्वेंटरी को लेके बता दिया। एसेट्स को कितना जल्दी यूज करके आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इन्वेंटरी को कितना यूज करके उसकी जो कीमत आपको पड़ेगा वो आपको आगे पैसे बना के दे रही है, या कह लो कितनी जल्दी खत्म हो रही है, ये मेन चीज है। सपोज करो अगर एक रिटेल स्टोर का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 का है, ठीक है, इसका मतलब है कि पूरी इन्वेंटरी एक साल में 5 बार सेल होगी, ठीक है। ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको बताता है जो एक अच्छा साइन है, यानी आपकी जो इन्वेंटरी आप ला रहे हो वो बड़ी जल्दी बिक रही है। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और एग्जांपल, यानी जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं। अब मैं इसको सबको रब करने जा रहा हूं, इसको करते हैं रब। होप्सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलो जी ये करते हैं हम रब। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स। यार सिंपल यही कह लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को छोड़ो, मैं वैसे आपको बता देता हूं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो सेम चीज ही है। लाइक जो हमने अभी रेशियोज किए हैं वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं, वो क्या उनका पर्पस को सर्व कर रहा है, उनको क्यों किया जाता है, उनके नंबर्स क्या रिवील करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्विक रेशियो बीइंग अ प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी का टॉपिक करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, इसलिए अब क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया था, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर में आया था। अंडरस्टैंडिंग क्विक रेशियो, ठीक है जी, क्या उसका मीनिंग है, क्या वो करता है। सबसे पहले क्विक रेशियो का मीनिंग समझते हैं। नंबर 1 जी, क्विक रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं, जो एक कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करता है, यानी बीइंग लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है, जिनका मेन काम ही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करना है। तो सेम इज द केस विद द क्विक रेशियो। ये चेक करता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बिना इन्वेंट्री बेचे फुलफिल कर सकती है या नहीं, यानी आप अपनी इन्वेंट्री को छोड़ के उसको साइड पे रख दो। यही क्विक एसेट्स, यानी इसका जो बेसिकली फॉर्म है वो तो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो हम क्विक एसेट्स फाइंड करते हैं, जब हम करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, आपको क्विक एसेट्स मिल जाते हैं। और ये यही चीज बताता है, अगर आप इन्वेंट्री को छोड़ दो, उसको बिना बेचे क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पूरी कर पाएगी, ये आपको क्विक रेशियो रिवील करेगा, ठीक है जी। क्विक एसेट्स मैंने बता दिए एंड करंट लायबिलिटीज आपको पता है जो आपकी विद इन 1 ईयर देनदारियां जो आपने पे करनी है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 2 रेशियो 1 का क्विक रेशियो निकलता है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास 2 रुपए के लिक्विड एसेट्स हैं और 1 रुपए की लायबिलिटी है जो उसे कवर करनी है, एंड इट इज अ गुड सिचुएशन, ठीक है जी। अब कुछ की कंसीडरेशंस आती हैं, की कंसीडरेशंस जो क्विक रेशियो में आती हैं इन क्विक रेशियो। देखो, क्या एक हाई क्विक रेशियो हमेशा अच्छा होता है, ये मेन चीज है, नहीं, नॉन नेसेसरीली हर बार जो ये है अच्छा नहीं होगा। हाई क्विक रेशियो होने के बावजूद भी लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, यही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर 1,
डेटर्स स्लो पेइंग है, यानी जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स वो स्लो पेइंग है। अगर कस्टमर इनवॉइसेस का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, यानी जो कस्टमर है जो उनको आपने उधार दिया, जो उनके इनवॉइसेस है वो उस पे टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, तो कंपनी के पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैश आएगा ही नहीं। सेकंड चीज आती है डाउटफुल डेट्स आपके ज्यादा, यानी जो आपके डाउटफुल डेट्स हैं उनकी कतार या उनकी वॉल्यूम ज्यादा। अगर कुछ डेटर्स बैंकरप्ट हो जाए या पेमेंट ना करे तो क्विक रेशियो मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है। डाउटफुल डेट्स ज्यादा है, आपको ये भी पता है इन पे पैसा आएगा या नहीं आएगा, कुछ डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ बैंकरप्ट हो गए, कुछ ने पेमेंट नहीं दी, तो क्विक रेशियो फ्लक्चुएट करेगा, उसको मिसलीडिंग आपको डेटा देगा। तीसरा आउटस्टैंडिंग डेटर्स का ड्यूरेशन होता है, लाइक जो आपने उनको क्रेडिट पीरियड दिया, जो उनकी ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी है, ठीक है, लेंथी। बेसिकली जो ये क्वेश्चन पहले इसको समझो फिर बताता हूं। अगर पेमेंट रिसीव होने में ज्यादा टाइम लगता है तो क्विक रेशियो एक्चुअल लिक्विडिटी को सही तरीके से रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा है, एक्चुअल लिक्विडिटी एक्चुअल पोजीशन शो ही नहीं होगी। बेसिकली उन्होंने ये आपको ऑप्शन दी थी 5-6, उन्होंने कहा था इनमें से चूज करके बताओ किन कारण के कारण जो आपका हाई क्विक रेशियो होने के भी बावजूद जो आपके लिक्विडिटी इश्यूज है वो कंपनी को या फर्म को फेस करने पड़ सकते हैं। सो ये तीन मेन कारण है क्विक रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में। एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझो। मान लीजिए कंपनी का क्विक रेशियो 3:1 है, कंपनी है उसका क्विक रेशियो 3:1 है, मतलब 3 क्विक एसेट्स हर एक लायबिलिटी के अगेंस्ट है, करंट लायबिलिटी के। लेकिन अगर उसके डेटर स्लो पेइंग है या जो बैड डेट्स का रिस्क ज्यादा हो सकते हैं, तो इसका लिक्विडिटी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी दिख रही है, यानी दिखेगा कुछ और बट रियलिटी में होगा कुछ और, ठीक है जी। सो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और उसकी कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस है उनको करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चलो जी इसको करते हैं हम रब। अब हमारा टॉपिक है की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस। क्विक रेशियो के साथ और कौन से रेशियोस इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहले आता है इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नंबर 1 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मेजर्स कंपनी की, यानी जो आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के जो मेजर्स हैं, ये कंपनी की एबिलिटी इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर करने की है या नहीं है, ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है इन एडिशन टू आपका जो क्विक रेशियो है। अगर ये रेशियो ज्यादा होगा, ये चीज ये रिवील करेगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो होल्डिंग है, वो बड़ी स्ट्रांग है। सेकेंड आता है लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए। ये बेसिकली ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, वो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड था आपका लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर लिक्विडिटी क्राइसिस है तो करंट रेशियो, ठीक है जी। मेजर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन्वेंटरी को इंक्लूड करता है करंट रेशियो, क्योंकि करंट एसेट सारे के सारे आते हैं। थर्ड था, अगर ये देखो जितना ये रेशियो हायर होगा उतनी ही बेटर लिक्विडिटी एक कंपनी कमांड कर रही है। तीसरा आता है इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, बेसिकली दैट टर्नओवर रेशियो। ये आपको मेजर करके बताता है रिसीवेबल्स कितने एफिशिएंटली कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये इसके साथ मैच कर रहा था। अगर आपका हायर रेशियो निकल रहा है डेट टर्नओवर रेशियो, तो बहुत अच्छी आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी है, ये रिफ्लेक्ट होगा। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल सुनो। अगर कंपनी का डेट टर्नओवर रेशियो लो है, यानी जो हमारा ये तीसरा है वो लो है, इसका मतलब है कि कस्टमर्स पेमेंट बहुत लेट कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ रहा है पेमेंट्स को कलेक्ट करने में, जो लिक्विडिटी के लिए रिस्की खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है जी। ये मैचिंग का क्वेश्चन था, 3 थे ऑपोजिट दिए हुए थे, मैच करके आपको बताना था। अब आगे चलते हैं रेशियो एनालिसिस के रिगार्डिंग एक
छोटा सा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, उसकी इंपॉर्टेंस प्लस यूजेस। रेशियो एनालिसिस एक पावरफुल फाइनेंशियल एनालिसिस टूल है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर मैं आपको यूसेस बताऊं, सबसे पहले फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो फ्यूचर के लिए होती है, जो प्लानिंग है, ये आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड अगर बात करें, रिस्क एनालिसिस में हेल्प करता है। फाइनेंशियल रिस्क जो है आप उसको इजीली असेस कर सकते हो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है। इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने में ये चीज आपको हेल्प करेगी। चौथा आता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई इसके थ्रू इजीली की जा सकती है। एग्जांपल सुनो, अगर एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर रही है, कहीं कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया, जो इन्वेस्टर्स रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर चेक करेंगे कि क्या ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, यानी रेशियो एनालिसिस किए जाएंगे, उसके रिजल्ट से पता चल जाएगा इन्वेस्टर को ईदर दे शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। ठीक है जी। अब आगे आता है इसी टॉपिक के साथ अटैच था प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन था, प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी। इसमें आते हैं मैरिज हाइपोथेसिस, ये आपके लिए एक नई चीज है, और की रेशियोज। चलो जी, मैरिज हाइपोथेसिस एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी सजेस्ट करता है जो एक कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। यानी जो आप मैरिज हाइपोथेसिस करते हो, प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी बताएगा जिसके दो मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी जो लंबे समय के लिए चलेगी एंड स्टेबल रहेगी। सेकंड, फाइनेंशियल बैलेंस बनाने में आपको हेल्प करता है। अगर मैं कुछ की रेशियोज, यानी ये भी क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था चॉइस में दिया था, वो कह रहे थे एज पर मैरिज हाइपोथेसिस आपको चूज करके बताने हैं कुछ रेशियोज। सो इसमें सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो, यानी जो मैंने आपको ऊपर करवाया है, बेसिकली मैरिज हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था। डेट इक्विटी रेशियो, या ठीक है जी, जो फाइनेंशियल लिवरेज को मेजर करता है, यानी इसकी मेन खासियत क्या है, जो आपका डेट इक्विटी दो बार लिखा गया, जो डेट इक्विटी रेशियो है, जो कंपनी की फाइनेंशियल लिवरेज है, ये उसको मेजर करता है। देखो जितना ये कम रेशियो होगा, अगर लोअर रेशियो है, उतनी ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी होगी। सेकंड आता है लिक्विडिटी रेशियोस, आपके लिक्विडिटी रेशियोस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। देखो क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है लिक्विडिटी रेशियोस में। तीसरा आता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, कंपनी का प्रॉफिट कितना है इंटरनली रीइन्वेस्ट हो रहा है, यानी जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है आप उसको कितना रीइन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको रिटेंशन रेशियो बताएगा। देखो अगर रिटेंशन रेशियो हायर है तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज है, आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख रहे हो जो आपको फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। एग्जांपल सुनो, अगर एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और काम रिटेन कर रही है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ सफर कर सकते हैं। यानी सिंपल वो कह रहे हैं, अगर कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न किए बट उनको एज सच ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा, तो फ्यूचर में उनको ग्रोथ के रिलेटेड इश्यूज को सफर करना पड़ सकता है। ठीक है। सो ये आपको मैरिज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो की रेशियोज है, जिसका प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी को जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये तीन डेट इक्विटी लिक्विडिटी, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन करंट और क्विक का, और रिटेंशन रेशियो मीन, ये भी आपको क्वेश्चन चॉइस में आया था। लाइक 6-7 उन्होंने रेशियोज दे दी थी, उन्होंने कहा चूज करके बताओ इनमें से कौन से एज पर मैरिज हाइपोथेसिस की रेशियोज है जो प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए जरूरी है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ अच्छे से आ गया होगा। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। होप सो जितना आपको करवाया अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। पता ही आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका कोड 8 है उसका सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली क्लासेस कंडक्ट हो रही है। सेकेंडली आपकी जो रिवीजन सीरीज है, पेपर 1 जो जनरल पेपर है, जो पेपर 2 कॉमर्स है, YouTube पे उसकी कंडक्ट की जा रही है, इवन टेलीग्राम चैनल पे भी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो YouTube डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज का करते हैं सेशन वाइंड अप। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर कल कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।